प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब तक हमने भारत में हुए प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों के बारे में जाना। उसके बाद हमने यह सुनिश्चित किया कि भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। क्या वह मोहम्मद गोरी था? क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक था? या वह इल्तुतमिश था? जब हमने इल्तुतमिश को पढ़ लिया, तब हमने यह देखा कि दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का निर्णय करने का जो बल था वह अमीरों के पास था, सरदारों के पास था। हमने यह भी चर्चा की थी कि कुतुबुद्दीन के समय और इल्तुतमिश के समय किस किस श्रेणी के सरदारों का आविर्भाव हुआ। हमने एक महत्वपूर्ण बात यह भी जानी कि इल्तुतमिश का प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद मारा गया था, जिसमें वह अपने बाद होने वाले सुल्तान की छवि देखा करता था। हमने यह भी देखा कि इल्तुतमिश ने एक परंपरा को तोड़कर अपने नालायक पुत्रों की उपेक्षा करके अपनी लायक पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हमने यह भी देखा कि सरदारों ने हल्के से विरोध के बाद इल्तुतमिश के उत्तराधिकार पत्र को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बेटी का नाम सुल्तान रजियतुद्दीन तय किया था, वह भी अमीरों ने स्वीकार कर लिया, सरदारों ने मान लिया। लेकिन इल्तुतमिश के मरते ही अधिकतर सरदार पलट गए और उन्होंने उसके नालायक बेटे रुकनुद्दीन को रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य था, विलासी था। उसे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि सल्तनत को बचाकर कैसे रखा जाता है। सत्ता उसकी मां के हाथ में आ गई और वह मां भी कम नालायक नहीं थी। रुकनुद्दीन को सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा और उनसे निपटने के लिए वह दिल्ली से बाहर निकला। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद उसे अपने सरदारों का, जो कि उसके साथ थे, सहयोग नहीं मिला और उसकी स्थिति यह हो गई कि आगे क्या करे और क्या न करे यह उसके समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे समय में रजिया, जिसे उसके पिता ने उत्तराधिकारी घोषित किया था और जो दिल्ली में थी, वह शाह तुर्कान से लड़ मरी। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की मां, जिसने अपने हाथ में सत्ता केंद्रित कर ली थी। यहां तक कि विभिन्न सरदारों के सहयोग से उसने शाह तुर्कान को कैद भी कर लिया था।
रुकनुद्दीन फिरोज वापस दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद उसे भी कैद कर लिया गया। ये कुछ बातें थी जिनको रजिया सुल्तान की पृष्ठभूमि में जानना जरूरी था। रजिया गद्दी पर बैठ गई और उसने अपने राजत्व का वही सिद्धांत तय किया जो उसका पिता चाहता था। आप जानते हैं कि इल्तुतमिश वंश परंपरा को तोड़कर दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन उसने अपनी मृत्यु के बाद क्या हो यह निर्णय वंश परंपरा के आधार पर ही तय किया था। वह चाहता था कि उसकी बेटी एक ऐसी सल्तनत की मालिक बने जिसकी सारी शक्तियां उसी के पास हों। तो रजिया ने इसी आधार पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत को अपनाया। और इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा यहां। वह बात यह है कि अमीरों की स्थिति क्या थी उस समय। बता चुका हूं कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। जब रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया था तब भी दिल्ली के अधिकांश अमीर उसे रजिया की उपेक्षा करके सुल्तान बनाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली के बाहर इल्तुतमिश ने जो इक्ता बनाए थे, अपने राज्य का भौगोलिक विभाजन करके जो इकाइयां उसने बनाई थी इक्ता के रूप में, उनके संभालने वाले विभिन्न सरदार, जिन्हें हम इक्तादार कह सकते हैं, वे भी बंटे हुए थे इस विषय को लेकर कि दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश के बाद कौन हो, रजिया हो या रुकनुद्दीन फिरोज हो। उनमें से अनेक सरदार चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बन जाए और अनेक सरदार यह चाहते थे कि रजिया सुल्तान बन जाए। और इनके अलावा जो थे वे परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके अनुकूल हो और वे घोषित कर सकें कि वे किसकी तरफ हैं। यह सब होते हुए भी जो इक्तादार थे उनके मन में एक नाराजगी थी कि दिल्ली में जो भी निर्णय होता है उस निर्णय में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाता, चाहे मामला रुकनुद्दीन का हो या रजिया का हो। तो रजिया के सुल्तान बनने के बाद अपनी इसी बात को लेकर कि दिल्ली में जो होता है वह हमसे पूछकर क्यों नहीं होता, वे अपनी फौजें लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए और दिल्ली पहुंच भी गए। दिल्ली के बाहर उन्होंने अपने डेरे डाल लिए। इस स्थिति में रजिया को क्या करना चाहिए था। उसके पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वह उसे लेकर निकल जाए और सरदारों से मुकाबला कर ले। साथ ही वह दिल्ली में भी तो संघर्ष कर रही थी सरदारों से। लेकिन वह रजिया, जिसे उसके पिता ने अत्यधिक विश्वास करके अपना उत्तराधिकारी बनाया, इल्तुतमिश जब ग्वालियर विजय करके लौटा था तब उसने अपने सचिव, अपने सेक्रेटरी
ताजुल मलिक महमूद को आदेश दिया था कि तुम एक उत्तराधिकार पत्र तैयार करो। उत्तराधिकार पत्र तैयार हुआ और उस पर उसने अमीरों की सहमति भी ली थी। तो रजिया के सामने क्या रास्ता था, यह एक बड़ा प्रश्न था। रजिया जिस परिस्थिति में सुल्तान बनी थी, उस परिस्थिति में आत्मसमर्पण कर देना कोई विकल्प था ही नहीं। जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर था, उस समय वह शुक्रवार की नमाज पर इकट्ठा हो गई, भीड़ को संबोधित करने पहुंच गई। उस भीड़ में सरदार भी थे और आम जनता भी थी। उसने लाल कपड़े पहने थे। लाल कपड़े वह पहनता है जो न्याय की मांग करता है। उसने कहा कि सुल्तान जिसे बनाया गया है वह अयोग्य है। यह बात मैं नहीं कह रही, मेरे पिता भी कहते थे। वह दिल्ली के बाहर गया हुआ है और नहीं लगता कि वह दिल्ली को बचा सकेगा। उसने कहा कि उसकी मां शाह तुर्कान जुल्म किए जा रही है उन लोगों पर जो उसके साथ नहीं है। ऐसे समय में मुझे मौका मिलना चाहिए, और यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पर, आपकी अपेक्षा पर खरी नहीं उतरूं तो मेरा सिर काट देना। उसकी इस बात का राजधानी के सरदारों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज के लौटने से पहले ही उसको गद्दी पर बिठा दिया था। जब रुकनुद्दीन फिरोज आया तो उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और वहीं वह खत्म हो गया। रजिया सुल्तान तो बन गई, लेकिन उसके सामने जो परिस्थितियां थी उनमें अशांति भरी हुई थी। बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के वे सूबेदार थे जो प्रमुख रूप से रजिया के विरोध में थे। मैंने कहा ने कि अनेक इक्तादार अपनी फौज लेकर दिल्ली के बाहर आकर टिक गए। जो वजीर था निजामुल मुल्क जुनैदी, जिस पर रजिया का विश्वास था, उसने रजिया को धोखा दिया और वह विद्रोहियों के साथ जा मिला। अब रजिया करे तो क्या करे? उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह फौज लेकर विद्रोहियों का मुकाबला कर सके। इस समय उसने वही किया जो एक चतुर सुल्तान करता। उसने विद्रोहियों में फूट डलवा दी। उसने दो विद्रोहियों को अपने साथ लिया। एक तो बदायूं का इक्तादार था मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सालारी, और दूसरा था मुल्तान का इक्तादार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज। और एक संदेश उसने पहुंचा दिया अपने जासूसों के माध्यम से विभिन्न सरदारों के शिविरों में कि ये दो आदमी रजिया के साथ मिल चुके हैं और समझौता यह हुआ है कि जो दूसरे सरदार बगावत पर उतरे हुए हैं उनका एक एक करके
खात्मा किया जाए। रजिया ने इन 2 सरदारों को छोड़कर बाकी सरदारों का पीछा किया और भगा दिया। अब एक बार के लिए तो समस्या सुलझ गई। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बाहर जो सरदार थे वे सारे के सारे रजिया के खिलाफ थे। अवध का सूबेदार मलिक नासिरुद्दीन ताबसी सक्रिय भी हुआ। वह फौज लेकर रजिया की सहायता के लिए निकला भी, लेकिन दूसरे सरदारों ने उसको पकड़ लिया और फिर वह वहीं बीमार होकर मर भी गया। रजिया ने अपने सरदारों को पदों का वितरण भी कर दिया था। पदों के वितरण में उसने ये ख्याल रखा कि पदों का वितरण इस तरीके से हो कि सरदारों के किसी भी एक गुट को प्रोत्साहन दिया गया ऐसा नहीं लगे। उसने अपने मंत्री का पद निजामुल मुल्क को दिया। सेना उसने मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहुत को सौंपी। जैसे प्रधानमंत्री को, मंत्री को उसने निजामुल मुल्क की उपाधि दी, वैसे ही सेनापति को कुतलुग खां की उपाधि दी गई। कबीर खां को लाहौर का प्रांत सौंपा गया। बंगाल से लेकर देवल तक लगभग सभी सरदारों ने रजिया की उच्चता स्वीकार कर ली। लेकिन रजिया के पूरे काल में 1236 से लेकर 1240 तक शांति नहीं रही। 2 इस प्रकार के संप्रदाय थे जो मुसलमानों के विरोधी थे। एक तो करमत संप्रदाय और एक मुजाहिद संप्रदाय। एक व्यक्ति था नूरुद्दीन, जो धार्मिक नेता बनता था, बहुत अच्छा वक्ता था, तुर्क था, लेकिन वह यह जो भारतीय वर्ग है इसके खिलाफ था, मुसलमानों का। तो उसने इन संप्रदायों के लोग जो गुजरात में, सिंध में, दिल्ली के आसपास रहते थे, इनको भड़काया, इनको इकट्ठा किया और वह कहा करता था कि विद्वान सुन्नी और उनके अनुयायी नासिबी और मर्जी हैं। यानी नासिबी और मर्जी ईमान पर जोर देते थे और दूसरे कामों को जरूरी नहीं समझते थे। तो कहा कि विद्वान तो वे लोग ही होते हैं, नासिबी और मर्जी। उसने कहा कि ये जो सत्ता है दिल्ली में, यह सत्ता जिन सिद्धांतों पर होनी चाहिए उन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। तो मार्च 1237 में करीब 1000 करमाती अपने ढाल, तलवार, तीर आदि लेकर और जामा मस्जिद पर आ गए दिल्ली में। एक दल
उत्तर से आया और जो दूसरा दल था वह कपड़ों के बाजार से आया। और दिल्ली के मुसलमानों पर उन्होंने हमला कर दिया। अब यह जब कोलाहल हुआ तो दिल्ली के सरदार भी सक्रिय हुए। नासिरुद्दीन, एतुमर बलरामी, अमीर इमाम, नासिर शायर और दूसरे जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से इन लोगों का मुकाबला किया और इस विद्रोह को उन्होंने दबा दिया। मिन्हास लिखता है कि कुछ मुसलमान मस्जिद के ऊपर चढ़ गए थे और वहां से ईंट और पत्थर भी फेंके गए और प्रत्येक कर्माती और इस्लाम विरोधी को नरक में पहुंचा दिया गया। जिनका कहना था कि दिल्ली में इस्लामी शासन नहीं है, उन लोगों को मार दिया गया, जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। और वो लिखता है मिन्हास कि खुदा ने इस्लाम पर कृपा की, उन्हें यश दिया और इसके लिए खुदा का शुक्रिया। लेकिन इससे रजिया की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हो सकता है कि दिल्ली हाथ से निकल जाती, वह रह गई तो वह भी दिल्ली के सरदारों ने कोई रजिया के कारण दिल्ली को थोड़ी बचाया था। उन्होंने तो खुद को बचाने के लिए दिल्ली को बचाया था। और संघर्ष भी एक तरह से देखा जाए तो एक धारा के भीतर का ही संघर्ष था। वह कुछ समय तक जरूर शांति रही, लेकिन यह शांति ऊपरी शांति थी। और रजिया का जो काम करने का तरीका था, उससे ये सरदार संतुष्ट नहीं थे। और जो मुख्य बात थी वह यह थी कि एक औरत होकर हम पर हुक्म चलाती है, यह हमें मंजूर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब इल्तुतमिश ने रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस समय कुछ सरदारों ने आपत्ति की थी कि ये कहीं परंपरा के विरोध में तो नहीं हो जाएगा। इल्तुतमिश ने कहा बेशक परंपरा के विरोध में है, ऐसी परंपरा है नहीं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ ही नहीं। उसने कहा कि आपको क्या ख्वारिज्म की वे शहजादियां, राजकुमारियां ध्यान में नहीं है, मलिका और तुर्कान। अब जब ये राजकुमारियां, शहजादियां, ये शब्द इस्लाम के शब्द नहीं है या उस समय प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं है, लेकिन हम बोलचाल में ऐसे शब्द कह देते हैं, तो आप उसका अर्थ वही लगाइए। उन्होंने कहा कि मिस्र और फारस में मुस्लिम रानियों ने बड़ा राज्याधिकार भोगा है, तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। तो मान भी गए सरदार उस समय तो। अब रजिया बड़ी साहसी और गुणवती औरत थी। उसने सिक्कों पर भी कुछ विशेष लिखवाना शुरू कर दिया। यदि वह स्त्री थी और स्त्री अधिकारों के प्रति जागरूक थी, उसने सिक्कों पर लिखवाया उमदत उल निस्वा, यानी औरतों में एक उदाहरण बनने वाली रजिया। यह उपाधि उसने लिखवाई, औरतों में उदाहरण बनने वाली, स्त्रियों में उदाहरणीय। लेकिन बात वही है कि थी तो आखिर वह एक औरत ही, और वह जमाना औरतों के पक्ष का जमाना नहीं था, कम से कम सत्ता के मामले में। उसने तुर्कों के स्थान पर अन्य मुसलमानों को भी बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिया। जैसे नायब वजीर मुहज्जबुद्दीन को वजीर बना दिया, कबीर खां और सालारी की जागीरों में वृद्धि कर दी,
और एक हबशी जमालुद्दीन याकूत, उसको उसने अमीर आखूर बना दिया, अश्वशाला का अध्यक्ष। मलिक हसन गोरी को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। ये नियुक्तियां बदलती रहती थी समय के अनुसार, तो यह पसंद नहीं था लोगों को। और यह याकूत जो हबशी था, यह तो बिल्कुल नहीं सुहाता था सरदारों को। कारण यह था कि इसके प्रति रजिया का विशेष अनुराग भी था। रजिया खुद बहुत अच्छी घुड़सवार थी, और जब वह घोड़े पर बैठती थी तो उसको अपनी भुजाओं में लेकर घोड़े पे चढ़ाया करता था याकूत। और रजिया इस समय तक अविवाहित थी, इसलिए अमीरों ने यह अर्थ लगाया कि रजिया का चरित्र ठीक नहीं है। अब किसी से प्रेम करना चरित्र ठीक नहीं होना है, यह उन लोगों की अपनी परिभाषा थी, उन लोगों की अपनी दृष्टि थी। वह पुरुषों की तरह कपड़े पहनती, पुरुषों की तरह मुकुट पहनती, पुरुषों की तरह ही दरबार लगाती, पुरुषों की तरह ही हाजिरी लेती दरबार में, जैसे कोई सुल्तान लेता है। रिपोर्ट्स लेती, पूछती कि कहाँ क्या चल रहा है, न्याय करती। और यह सब मैंने बता दिया कि सरदारों को पसंद नहीं था। और रजिया का, अब मैं तो यह शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन यही है कि रजिया का दुर्भाग्य था कि उसका दोष उसका नारीत्व था, उसका स्त्री होना उसका दोष था। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यही बात लिखी है कि रजिया का स्त्री होना ही उसका दुर्भाग्य था। बड़े बूढ़े अमीर रजिया का आदेश मानना नहीं चाहते थे, और वे सरदार जो कभी चालीसा के सदस्य हुआ करते थे, जिनको शमसी सरदार कहा जाता था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के प्रति वफादार रहे सरदार। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो उसका पिता था, वे सरदार भी नाराज हो गए थे रजिया से। तो तीसरे वर्ष तक आते आते, शासन के तीसरे वर्ष तक आते आते, ये जो षड्यंत्र था वह ज्यादा बढ़ गया। रजिया भी अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में पीछे नहीं थी। 1238 ईस्वी में ग्वालियर का एक हाकिम था जियाउद्दीन जुनैदी। उस पर रजिया को शक हुआ कि यह बगावत कर सकता है। उसे दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुलाए जाने के बाद जियाउद्दीन जुनैदी साहब गायब हो गए। कहाँ गए पता ही नहीं। यह संदेश था रजिया का अपने विरोधी अमीरों के लिए। लेकिन इससे तो असंतोष बढ़ गया। उसके बाद लाहौर मुल्तान के हाकिम अय्याज ने बगावत की। उसने कहा कि ये याकूत और रजिया का क्या मामला है, ये हमें पसंद नहीं आया। बाद में उसने रजिया से माफ़ी भी मांगी, और उससे, वह मुल्तान और लाहौर का हाकिम था, तो उससे लाहौर की हाकिमी छीन ली गई। बाद में भी रजिया ने उसकी मदद की। गजनी के एक सरदार सैफुद्दीन ने मुल्तान पर हमला किया, भगोड़ा था, तो उसने, रजिया ने इसको बचाया था। खैर, अब रजिया के खिलाफ एक गुट बन गया, और इस गुट का नेता था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, जो पहले बदायूं का हाकिम था और अब अमीर हाजिब था।
लाहौर का सूबेदार कबीर खां अय्याज और भटिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, ये रजिया के खिलाफ खड़े हो गए। अल्तूनिया का नाम आप याद रखना, मैं थोड़ी देर बाद में इसका फिर जिक्र करूंगा आपके सामने। दिल्ली के नागरिक रजिया के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इससे क्या होता है, 1240 ईस्वी में लाहौर के इक्तादार कबीर खां ने बगावत की, लेकिन रजिया ने उसको दबा दिया। वह तो भागने के लिए तैयार था, लेकिन चनाब नदी पर मंगोलों का डेरा था, उनसे डरकर और वो रजिया के शरण में आ गया था वापस। 15 दिन भी नहीं बीते कि भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। जो ऐतगीन का मित्र था, अमीर हाजिब का, रजिया उसका मुकाबला करने के लिए निकली। जब वह ताबर हिंद नामक जगह पर पहुंची तो उसके साथ जो अमीर थे उन्होंने रजिया के साथ विश्वासघात किया, और विश्वासघात भी ऐसा कि रजिया को दोहरी चोट पहुंची, उसका दिल टूट गया। अमीरों के धोखे से दिल नहीं टूटा, अमीर धोखा देते रहे थे, लेकिन इन सरदारों ने, इन अमीरों ने याकूत को मार दिया था, और याकूत के भरोसे रजिया ये सारे विद्रोह जो रजिया के सामने थे उनसे निपटने में लगी हुई थी। और पहले उसको कैद किया गया, बाद में मार दिया गया, बात वही है। इधर ये सरदार जिन्होंने रजिया के साथ धोखा किया था दिल्ली लौट आए उसको छोड़कर, और दिल्ली में इन्होंने इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम को गद्दी पर बिठा दिया, बहराम शाह के नाम से। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। रजिया के व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख बात ही यह है कि वह जुझारू थी, नहीं तो बनती भी नहीं सुल्तान, भले ही उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो अब रजिया क्या करे? उसने ये जो अल्तूनिया था ना, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, भटिंडा का सूबेदार था, इस अल्तूनिया को तोड़ लिया उन सरदारों से। और टूटने का भी एक कारण था। टूटने का कारण ये था कि ये लोग वापस दिल्ली पहुंचे और इन्होंने जब बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया ना, तो इन्होंने अल्तूनिया को याद ही नहीं किया, जबकि रजिया के पराभव में अल्तूनिया का बराबर का योगदान था दूसरे सरदारों के। वे उपहार ले रहे हैं, उपाधियां ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अब उनकी मर्जी का सुल्तान बन गया है और एक औरत गद्दी पर नहीं रही। तो वह नाराज हो गया, नाराज होकर वह रजिया के साथ हो गया और दोनों ने विवाह भी कर लिया। अब रजिया और अल्तूनिया साथ थे, कुछ और भी सरदार इनके साथ थे, और दिल्ली में बहराम शाह गद्दी पर बैठ ही गया था। मतलब बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया था, और जिन सरदारों का मैं जिक्र कर चुका हूं वे वहां आनंद कर रहे थे। ऐसे समय में रजिया ने अल्तूनिया के साथ मिलकर अपना संगठन बनाया, सरदारों को साथ लिया और वह लड़ने के लिए निकल पड़ी। कैथल के पास इन लोगों ने, ये समझ लीजिए कि
पराजय का मुंह देखा दूसरे अमीरों के खिलाफ। अल्तुनिया और रजिया हार गए और उनको कैद कर लिया गया। थोड़े दिन बाद में उनके सिर कलम कर दिए गए। इस तरह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान, जिसे बोलचाल में हम रजिया सुल्तान कहते हैं, और वैसे उसका नाम सुल्तान रजियतुद्दीन था, उसका अंत हो गया। और एक संभावना का भी अंत हो गया। यदि रजिया सफल होती तो शायद और भी स्त्रियां दिल्ली की सुल्तान बनती। और रजिया के पतन के बाद एक सिलसिला चल पड़ा अयोग्य सुल्तानों का, और इन अयोग्य सुल्तानों में जो लंबे समय तक टिका वह नासिरुद्दीन महमूद था। जो नाम पहले लिया वह नासिरुद्दीन नहीं, ये दूसरा था। लेकिन इसके समय भी प्रभाव तो इसके प्रधानमंत्री बलबन का था। तो आगे जाके 1266-67 में बलबन गद्दी पर बैठता है, तब तक का दौर अनिश्चितता का ही दौर था, जो रजिया के पतन से प्रारंभ हुआ। रजिया के पक्ष में मैं एक बात कहूंगा, और वह यह कि रजिया के पक्ष में जनता थी। दिल्ली की जनता भी थी और दिल्ली से बाहर की जनता भी थी। लेकिन उस जनता का समर्थन रजिया के पक्ष में कोई फौजी ताकत नहीं बन पाया। रजिया के समर्थक सरदार थे, वे जनता को साथ नहीं ले सके, और सरदारों का ही ज्यादा प्रभाव हुआ करता था उन दिनों। कोई निर्वाचन तो होता नहीं था कि वोट रजिया के पक्ष में गए ज्यादा और रजिया सुल्तान बन गई, ऐसा तो था नहीं। ऐसा तो बहुत बाद तक नहीं था, कभी नहीं था, भारत के आजाद होने से पहले तक। खैर, रजिया और याकूत की प्रेम कहानी पर मैं कहानी शब्द काम में ले रहा हूं। अनेक फिल्में बनी हैं। एक फिल्म रजिया सुल्तान चर्चित भी रही, और उसके जो पात्र हैं वे भी जाने माने अदाकार थे। हेमा मालिनी रजिया बनी थी और धर्मेंद्र याकूत बना था। यद्यपि इस पर कोई कला फिल्म बनती और कलाकार और होते तो शायद एक सार्थक फिल्म बनती, ऐसा नहीं हुआ। एक टेलीविजन का धारावाहिक आया था श्याम बेनेगल का, भारत एक खोज। उसमें अवश्य वास्तविकता का पुट था, लेकिन वह भी कोई इतिहास की पुस्तक पर आधारित तो था नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था, और नेहरू जी कोई इतिहासकार नहीं थे, लेकिन उनको इतिहास की समझ थी। तो आप लोगों को जब समय मिले तो भारत एक खोज देखिएगा। वो पूरा प्रोग्राम आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगा। आप YouTube पे देख सकते हैं, आप अपने घर पर CD भी मंगा सकते हैं। तो उससे भारतीय इतिहास की एक रूपरेखा हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। समय हो या जब जब समय निकले तो उसे देखना चाहिए। अब रजिया के बाद में 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह गद्दी पर रहा। 1242 में उसकी भी हत्या कर दी सरदारों ने। उसके समय में 1241 में
तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर हमला किया। मुल्तान का राज्यपाल था कबीर खां, उसने मंगोलों को पराजित कर दिया। लेकिन जो लाहौर का सूबेदार था मलिक करकश, वह भाग गया वहां से। मंगोलों ने कब्जा कर लिया, लूटपाट की, लाहौर को लूट के वे भारत से चले गए। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर रहा 1242 से लेकर 1246 तक।